नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आपका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। बिहार के चुनाव का नतीजा तो आप सबके सामने है, लेकिन हम अब इससे थोड़े से आगे की बात करेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि बिहार का विधानसभा चुनाव इस देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है। खलबली मची हुई है, हारने वाले खेमों में भी, जीतने वाले खेमे में भी, दोनों ही टेंशन में है। लेकिन अब एक नई शुरुआत भारत की राजनीति में होती हुई नजर आ रही है। तो हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे और मैं तमाम तथ्यों को फिर एक एक करके आपके सामने इस स्टोरी में रखूंगा। जी शिव जी। बिहार में आज ऐतिहासिक जीत एनडीए की हुई। एनडीए को शुभकामनाएं और बधाई। और शर्मनाक हार के लिए इंडिया को भी, मतलब महागठबंधन को भी धन्यवाद। अच्छा चुनाव लड़े, चुनाव को समझ नहीं पाए, मुद्दों को समझ नहीं पाए और अपनी केमिस्ट्री सेट नहीं कर पाए। कई चीजें हैं इसमें, लेकिन बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है, जदयू का जो स्ट्राइक रेट है, एलजेपी का जो स्ट्राइक रेट है, उस स्ट्राइक रेट ने ममता बनर्जी की, अखिलेश यादव की, स्टालिन की, इन सब की नींद उड़ा दी है कि आखिर ये स्ट्राइक रेट अगर बना रहा, हालांकि स्टालिन अपने राज्य में मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी अपने राज्य में मुख्यमंत्री हैं, यहां केवल अखिलेश यादव बड़े नेताओं में हैं जो अपने राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है। सब मिलकर क्या करेंगे, कौन सा इतिहास रचेंगे, क्या तैयारी करेंगे। ये जो चुनाव जीता गया है, इसमें अब ये कहा जाए कि वोट चोरी का मुद्दा जनता ने स्वीकार किया, तो वोट चोरी का मुद्दा भी जनता ने नकार दिया। इस ऐतिहासिक जीत का किसी के सर पर ठीकरा फोड़ते रहे राहुल गांधी, लेकिन मुझे लग रहा है पहलगाम से शुरू हुआ बिहार का चुनाव और दिल्ली के लाल किला विस्फोट के साथ समापन हो गया और परिणाम उसी विस्फोट की तरह नजर आए, सबको ढेर कर गए। आपने देखा, समझा, चुनाव बड़ा विकराल था। कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी की रैली में उमड़ती भीड़, इकरा हसन का ये कहना, जो सरकार बना सकते हैं उन्हें वोट दीजिए, सबका वोट काम कर गया। मुस्लिम महिलाएं भी अब बीजेपी को वोट कर गईं, इसे कहने में कोई दो राय नहीं है। आरजेडी के संजय यादव पर बराबर आरोप आम जनमानस लगा रहा था, वो आज तय हो गया। या तो संजय यादव ने सुपारी ले ली थी, या फिर आपको याद होगा एक 2019 के चुनाव में एक स्पंदना, या नाम मुझे हल्का सा याद आ रहा है, कांग्रेस में एक लड़की आई थी और उसने कांग्रेस को जीता हुआ चुनाव बता दिया और कांग्रेस में मंत्रालय के लिए युद्ध हो रहा था। संतोष जी को याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो यहाँ भी शिव जी न्यूज 24 के कार्यक्रम में उन्हीं यादव साहब से कहा गया कि एक तेजस्वी से सवाल पूछे, तो उन्होंने पता है क्या सवाल पूछा कि तेजस्वी जी आप अपने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में क्या कौन कौन से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाएंगे। तो ऐसे सलाहकार है, सलाहकार पर्दे के पीछे होना चाहिए। और हमेशा मेरा मानना है शिव जी कि जो भी सलाहकार आपका घर तोड़ने की सलाह आपको देता है, उस सलाहकार से बच के रहना चाहिए। एक यादव उत्तर प्रदेश में भी है, एक यादव उत्तर प्रदेश में भी है। विस्तार से एक स्टोरी करेंगे उनके ऊपर कि कैसे वो सिर्फ उन्हीं लोगों का फोन उठाते हैं जिनके नाम में यादव लगा है। अखिलेश यादव को सोचना चाहिए कि भैया मुलायम सिंह यादव भी, यादव में उन्होंने ब्राह्मण को जोड़ा, ठाकुर को जोड़ा, राजपूत को जोड़ा, कुर्मी को जोड़ा, कोयरी को जोड़ा, पिछड़ी जातियों को जोड़ा, अपर कास्ट को जोड़ा, तब जाकर वो एक बड़े नेता बन पाए, नेताजी कहला पाए। अब ये अखिलेश यादव को भी समझना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प, आपने जो स्ट्राइक रेट की बात कही ना, 101 सीटों पर लड़कर भारतीय जनता पार्टी 94, यानी लगभग 94% का स्ट्राइक रेट। 101 सीटों पर लड़कर जनता दल यूनाइटेड 84, यानी लगभग 84 का स्ट्राइक रेट। और राष्ट्रीय 95 है जनता दल भाई, 95% 95 है। पॉइंट। हाँ, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय जनता दल 25 सीट, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद राष्ट्रीय जनता दल एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। जीत का नहीं, जीत का नहीं शिव जी,
राष्ट्रीय जनता दल अपने गठन के बाद 2010 के विधानसभा चुनाव में 22 सीटें जीती थी। मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 22 से भी नीचे चली जाएगी। और चिराग पासवान 19 पे आ गए हैं, तो ये देखिए कि चिराग पासवान बड़े नेता होंगे कि तेजस्वी यादव बड़े नेता होंगे, जबकि चिराग पासवान कुल मिलाकर 29 सीटों पर, उसमें से भी एक हटा दीजिए तो 28 सीटों पर लड़े थे। तो एक बंपर जीत की तरफ जो है वो एनडीए गठबंधन बढ़ रहा है। और तेजस्वी यादव खुद, अब दर्शकों को ये भी जानकारी दे दूं क्योंकि ये बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, राघोपुर में 15 राउंड की गिनती हो चुकी है। तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। 15 राउंड की गिनती के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 61,403 वोट हासिल कर चुके हैं। 8,461 वोट से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। मैं दोबारा बता दूं, 8,461 वोट से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। ये एक बड़ा मार्जिन है उनके पीछे चलने का। अगर किसी राउंड में उनके बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले तो ये एक संभावित हार की तरफ तेजस्वी यादव बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की इतनी बुरी हार, और ये इतनी बुरी हार है, इसको इसलिए समझ लीजिए आप, राष्ट्रीय जनता दल फिलहाल 25 सीटों पर कुल मिलाकर आगे है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद 22 से भी नीचे चला जाएगा। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 6, माफ कीजिएगा, ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो 6। आखिरी समय तक ओवैसी साहब की पार्टी गिड़गिड़ाती रही राष्ट्रीय जनता दल के सामने कि गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। कौन से अहंकार में डूबे हुए थे तेजस्वी यादव, मुझे समझ नहीं आ रहा। और जब मैं नीचे आ जाता हूं तो कांग्रेस पार्टी, माफ कीजिएगा, इतनी शर्मनाक हार है। कांग्रेस पार्टी को या तो चुनाव लड़ने से पीछे हट जाना चाहिए कि नहीं लड़ेंगे चुनाव। 61 सीटों पे लड़े, आखिरी समय तक अड़ते रहे, लड़ते रहे। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सीट पर आगे चल रही है। पता नहीं फाइनल नतीजे में वो एक सीट भी उनके हाथ में आएगी या नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी बात देखने वाली है। तो इंडिया गठबंधन की इसको हार नहीं कहेंगे, इसको सूपड़ा साफ होना कहेंगे। सूपड़ा साफ हो गया इस तरह से। और हकीकत में अगर आंकड़ों को देखें तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार की भी जरूरत नहीं है। हमने कहा था कि 101 सीट पर नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, मतलब 142 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की मदद से। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की मदद से आराम से सरकार बना सकती है। उन्हें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। और इतनी सीटें भी नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के पास नहीं है कि ये मिलकर कोई खेला कर सके। यानी नीतीश कुमार के पलटने की राजनीति का अंत मान लीजिए। नीतीश कुमार के पास पलटने का भी कोई स्कोप नहीं बचा है। इतनी बुरी हार। और इसका डर किसको सताने लगा है? अगले साल 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, जुझारू महिला है, लेफ्ट फ्रंट के लंबे समय के शासन को हटाकर वो सत्ता में आई। अगले साल ही तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होना है। डीएमके की सरकार है, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री है, दोनों ही राज्यों में एसआईआर चल रहा है। उसके अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। और मैं सिर्फ इन्हीं तीनों राज्यों की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद जो तीन सबसे बड़े राजनीतिक दल है उसमें अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है और एमके स्टालिन है। यानी कांग्रेस तो खेत हो गई, कांग्रेस तो साफ हो गई। अगर पश्चिम बंगाल हाथ से गया, अगर तमिलनाडु हाथ से गया, अगर उत्तर प्रदेश हाथ से गया, तो फिर विपक्षी गठबंधन के पास कुछ नहीं बचेगा। और इसलिए टेंशन में आ गए तीनों नेता। ममता बनर्जी भी टेंशन में आ गई हैं, अखिलेश यादव भी टेंशन में आ गए हैं और एमके स्टालिन भी टेंशन में आ गए हैं। और बहुत जल्द एक बड़ी बैठक हो सकती है, एक बड़ी बैठक होने वाली है, एक नई तरह की रणनीति तय करने के लिए। शिव, फिलहाल अब देखना है कि क्या होगा, और देखना है और समझना है। हालांकि अभी चुनाव का परिणाम फाइनल है अब तो, और इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, नीतीश कुमार को जाता है, अमित शाह को जाता है और उनकी पूरी टीम को जाता है। हार का श्रेय राहुल गांधी को जाता है, तेजस्वी यादव को जाता है, मुकेश सहनी को जाता है और सीपीएम वगैरह जो पार्टियां थी उन सबको जाता है। नहीं, लेकिन यार इसमें इसमें केसी वेणुगोपाल को भी जाता है, जयराम रमेश को भी जाता है, पवन नहीं, वो खेड़ा को भी जो जाता जो है। उनकी संघ की उनका प्रेम है वो कांग्रेस समझे, हम उस पर कोई सवाल नहीं करेंगे। हाँ, और ये जिन आपने संजय यादव साहब का नाम लिया उनको भी पूरा श्रेय जाता है। क्रेडिट गोज टू सलाहकार भी आप कह सकते हैं। भाई, जब एक बेटा रूठ के गया तो लालू यादव ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? संजय यादव की वजह से रूठ गए तेजस्वी, अब रूठ जाओ, घर चले जाओ। आपको मालूम है जब शिवपाल और अखिलेश यादव में विवाद हुआ
तो जो समाजवादी पार्टी कभी 90 सीटों से कम 80 सीटों से यूपी में नहीं आई, वो समाजवादी पार्टी 44 सीटों पर सिमट गई थी। विवाद पारिवारिक बहुत खतरनाक होता है, वो समाज में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, एक बात बता दें संतोष जी, ये वही दौर चल रहा है जो कांग्रेस का इंदिरा दौर, जवाहरलाल नेहरू का इंदिरा दौर था। उनके पास गठबंधन, उनके पास जमीन पर कार्यकर्ता थे। अब किसी दल के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई समूह नहीं है जो शाम को पोलिंग बूथ संभाले, अपने वोटर को घर से निकाल के लाए। ये काम अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास बचा है, और आने वाले 85 साल भी भारतीय जनता पार्टी को हटाने का हमारे दिमाग में इनके पास कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। क्योंकि ये ना तो संगठन बनाएंगे, फिर खटाखट जाएंगे, एरोप्लेन से उड़ के जाएंगे, एक मुद्दा छोड़ आएंगे, फिर वापस घर आएंगे और फिर सो जाएंगे। फिर जब चुनाव होगा तब जाएंगे। जबकि आपको मालूम है कितने आरोप लगे, और नरेंद्र मोदी बिहार की घटना के बाद सीधे जम्मू कश्मीर की घटना के बाद सीधे बिहार गए, रुके तो नहीं थे। और मैं मानता हूं हो सकता है चुनाव आयोग का खेलो, मैं मान सकता हूं कोई और खेलो, लेकिन कोई प्रूफ तो दो। हर बार ये कह के थोड़ी बच सकते हो। अगर ये है तो फिर चुनाव लड़ते क्यों हो? चुनाव का बहिष्कार कर दो। अरे 2 4 5 राज्यों में बन जाने दो सरकार, घर बैठ जाओ। ये सब नहीं चलेगा। आप जनता का एक वर्ग आप परेशान हो गया, आने वाले टाइम में और ऐतिहासिक जीतें होंगी, और बड़ी जीत होगी, क्योंकि आपके पास जमीन पर कार्यकर्ता नहीं है। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जो कोर्ट से आदेश रुका उसके पीछे की ये डील है। तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? सजा से सब डरते हैं, जेल जाने से सब डरते हैं। शिव जी, जेल जाने से सब डरते हैं, तो फिर राजनीति छोड़ देनी चाहिए इनको। और अगर ये राजनीति नहीं छोड़ पाएंगे तो फिर इस तरह से कम जनता की भावनाओं के साथ तो खिलवाड़ मत कीजिए। लेकिन हम इस स्टोरी में रणनीति की बात बता रहे हैं। मैं चाहूंगा अगर आप दिखा पाए, अखिलेश यादव ने जो पोस्ट किया, क्या नई तरह की रणनीति अब वो बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। और जो ये पैरों तले से जमीन खिसक गई है, इसने कहीं ना कहीं सबको एक तरह से परेशान कर दिया है, सबको एक तरह से हैरान कर दिया है। और ये पैरों तले जमीन खिसकने की घटना किस तरह से अब विपक्षी इंडिया गठबंधन में एक बड़ा जो है वो टेंशन का मुद्दा बन गया है। देखिए, अगर आपको चुनावी राजनीति में रहना है, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ना है, अभी तो अखिलेश यादव विपक्ष में है, लेकिन बाकी दोनों की सरकार दांव पर है। ये अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। जैसे शिव जी अभी कह भी रहे थे, आगे भी बताऊंगा कि शिव जी की बात को कैसे आगे बढ़ाया। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया, वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। अखिलेश जी, अगर बिहार में एसआईआर का खेल किया तो क्यों चुनाव लड़े आपके कांग्रेस और आपके सहयोगी? ये तो बड़ी बात है। अब वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर नहीं हो पाएगा। क्या वाकई आप रोक पाएंगे, या आप इस बात की गारंटी लेंगे कि उन चुनावी नतीजों के बाद आप चुनाव आयोग और मशीन पर और एसआईआर पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे? अब आगे हम इनको ये खेल नहीं खेलने देंगे, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी, मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है। लेकिन सवाल वही है कि अखिलेश यादव नाकाम करने की तो लगे हुए हैं। पीपीटीवी तो लिया है, पीडीए प्रहरी तो लिया है, लेकिन उनके बगल में जो यादव हैं, वो सिर्फ यादवों का फोन उठाएंगे तो कैसे उनको उत्तर प्रदेश की तमाम जनता का साथ मिलेगा? अगर वो बाकी जाति के लोगों से, बाकी जाति के पत्रकारों से बात तक नहीं करेंगे तो कैसे उनको उत्तर प्रदेश की जनता का साथ मिलेगा? अगर पत्रकारों के नाम के आगे भी सरनेम यादव देखकर ही बात की जाएगी तो फिर कैसे उनको तमाम लोगों का समर्थन मिलेगा? और यहाँ भी यादव है, बिहार में भी एक यादव है, यहाँ भी यादव है। ऐसे सलाहकारों से बचकर अखिलेश यादव कितना रह पाएंगे? और इससे भी बड़ी बात कि अगर वो अपनी पार्टी के अंदर इन सबको सहेज पाएंगे, एकजुट रख पाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो मौजूद है बीजेपी के स्लीपर सेल, उनको कैसे रोक पाएंगे? वो आखिरी समय तक लटकाए रखेंगे गठबंधन की बात को। जैसे बिहार में उन्होंने कर दिया, तो उन कांग्रेसियों से कहां पार पा पाएंगे? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जरूर डटी हुई है, और मुझे उम्मीद इस बात की कम है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी को हरा पाएगी। लेकिन तमिलनाडु में थोड़ा सा लोचा है। अगर एआईडीएमके, अभी तक वो बीजेपी को साथ तो ले रही थी, लेकिन कह रही थी कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। बिहार के नतीजे के बाद अगर एआईएडीएमके पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ी नजर आती है, तो तमिलनाडु का भी राजनीतिक गणित आपको बदलता हुआ नजर आ सकता है। तो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अखिलेश यादव ने पोस्ट तो कर दिया है, लेकिन मैं वही बात कहता हूं,
सोशल मीडिया पर पोस्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, अपनी सोच को बड़ा करना होगा, अपने दायरे को बड़ा करना होगा और अपने चमचों से घिरे रहने की बजाय जो आपको चौबीसों घंटे मुख्यमंत्री बनाते रहते हैं, आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिलिए जो आपको आपकी हकीकत बताते हुए नजर आए, जो आपको सच बताते हुए नजर आए। इसको हटा देते हैं शिव जी और एक बड़ा वाक्य चलते चलते मैं एक बड़े वाक्य का जिक्र जरूर करना चाहूंगा जो इस देश की राजनीति को भी बताता हुआ नजर आएगा। वो बड़ा वाक्य क्या, क्यों इतनी बड़ी करारी हार होती है। जातियों का संतुलन तो ये राजनीतिक दल कहीं ना कहीं बिठा पाने में कामयाब होते हैं। वोट प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल को मैं ये मानकर चल रहा हूं शिव जी की अभी तक वो बढ़त है और शायद वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ही होगी, लेकिन सीटों के लिहाज से वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। ये खेल कैसे होता है, ये गड़बड़ झाला कैसे होता है, इसको भी मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। हम इसको अखिलेश यादव को हटा देते हैं और आगे अपनी चर्चा जो है वो जारी रखते हैं शिव जी। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की शर्मनाक हार का जिम्मेदार कौन होगा। कांग्रेस अब सिर्फ एक सीट पर रह गई है, एक सीट लेकर लौटेंगे वो राहुल गांधी जो भीड़ का एक हिस्सा लेकर। अब ये मोहर लग गई कि कांग्रेस ने सभी सीटें बिहार में बेच दी। अगर ढंग के उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलेगा तो यही होगा। अब राहुल भी अपने उम्मीदवार उतार लें, तेजस्वी 144 की जगह 243 पर लड़ लें अगले चुनाव में, मुकेश सहनी 20 की जगह 35 पर लड़ लें, और जो बेचारे काम करने वाले लोग थे उनका बुरा हाल है। और ऐसा नहीं है गठबंधन में किसी भी पार्टी की इज्जत आबरू बची हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि सबका हाल खराब हो, इस पर विचार करना पड़ेगा। और रही बात ये जो नया कल्चर आया है, चुनाव जो व्यक्ति लड़ता है वो किसी भी जाति धर्म से द्वेष नहीं करता है। बीजेपी का तो मुसलमान के खिलाफ बोल के उनका वोट इकट्ठा होता है, लेकिन जो ये सेकुलर दल नहीं है, ना तो ये मुस्लिम के पास जा पाते हैं ना हिंदू के पास आ पाते हैं, ये बीच में लटक के रह जाते हैं और ये कुछ निर्णय नहीं ले पाते। हिंदू पिटता है तो डर की वजह से नहीं बोलते और मुसलमान पिटता है तो इसलिए नहीं जाते कि लोग हम पर उंगली उठाएंगे। इस बार ओवैसी ने और प्रशांत किशोर ने बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभा दी। बीजेपी को उनका भी धन्यवाद करना चाहिए और आरजेडी को सबसे बड़ा धन्यवाद संजय यादव का करना चाहिए, जो इतना अहंकारी उन्हें सजेशन करता मिला। और राहुल गांधी को इमरान प्रतापगढ़ी का धन्यवाद देना चाहिए, इतनी भीड़ लेकर। समाजवादी पार्टी को भी अपने नेताओं का, जैसे अफजाल अंसारी ने कहा जितनी उनकी पूरी पार्टी में विधायक हैं उतने मेरे घर में विधायक हैं। समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार युवा नेता इकरा हसन ने कहा कि जो सत्ता में जा रहे हो उन्हें वोट देना। तो एआईएमआईएम ने 6 सीटें जीत ली हैं, कांग्रेस की 1 रह गई है, वो बच जाएगी क्योंकि वो 20,000 वोटों से आगे और 4 चरणों का मतगणना रह गई है। और कहा भी नहीं जा सकता कि 0 पे पहली बार आ जाए। ये जरूर तय कर रहा है कुछ न कुछ तो खेल है, लेकिन मैं क्यों कह दूं, कांग्रेस कहे, कांग्रेस तो कह रही है, लेकिन फिर भी वो क्या अपने अंदर आत्ममंथन करेगी। कांग्रेस का एक भी प्रदेश ऐसा है जहां कांग्रेस के पास जनाधार वाला राज्य है, जहां कांग्रेस का जनाधार वाला नेता है, ये भी एक बड़ा सवाल है शिव जी। जमीन पर उसका अच्छा एक और अपडेट है शिव जी, 17 राउंड की गिनती हो गई है बिहार के राघोपुर विधानसभा में और 17 राउंड की गिनती होने के बाद अब भी तेजस्वी यादव 4,345 वोट से पीछे चल गए। अब आता हूं एक सबसे बड़ी खबर पर। शिव जी आपको याद होगा डिंपल यादव का एक रैली थी जिसमें वो ये कहती हुई नजर आई कि मैं भैया से कह दूंगी, क्योंकि नीचे वो वायरल किया गया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हुड़दंग कर रहे हैं। याद होगा आपको खबर? एक घटना मैं सुना देता हूं आपको। बीजेपी की रैली में आपको महिलाएं दिख जाएंगी, नीतीश कुमार की रैली में आपको महिलाएं दिख जाएंगी, लेकिन आप राष्ट्रीय जनता दल की रैली में जाके देखिए कितनी महिलाएं पहुंचती है और समाजवादी पार्टी की रैली में जाकर देखिए कितनी महिलाएं पहुंचती है। इस चीज पर न तेजस्वी यादव ध्यान दे पाए, न अखिलेश यादव ध्यान दे पा रहे हैं।
जब मुलायम सिंह यादव शिवपाल के साथ होंगे या अखिलेश यादव के साथ होंगे, उस मौके पर दिल्ली के जंतर मंतर पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने एक सभा हुई अखिलेश यादव। हम लोग उस सभा को कवर कर रहे थे। संशय की स्थिति बनी हुई थी कि मुलायम सिंह यादव आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। मुलायम सिंह यादव आए, मंच पर आए। आगे की जो पंक्ति थी, हम लोग मीडिया वाले थे, वो डी वाला जो घेरा होता है वहां हम लोग बैठे हुए थे, और उसके पीछे महिलाओं की 2-3 पंक्तियां। अचानक एक तरह से क्योस फैल गया, अफरा तफरी फैल गई। मुलायम सिंह यादव को मंच से बार बार ये कहना पड़ा कि महिला कार्यकर्ताओं की तरफ धक्का मुक्की ना हो, महिला आगे हैं, पूजनीय है, उनको ढंग से बैठने दिया जाए। लेकिन फिर भी माहौल में कोई ज्यादा सुधार नहीं आया। बाद में उस रैली के बाद जब हम लोग पटारा रोड वाले अखिलेश यादव के घर पहुंचे, तो मैं तमाम लोग हम बैठे हुए थे, मैंने उनको कहा कि अखिलेश जी, आप अपनी पार्टी की छवि उस तरह की क्यों नहीं सुधारते हैं कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा जुड़े। क्या जवाब उन्होंने दिया, उस जवाब का जिक्र मैं यहां नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं सीधे कहूंगा कि जब तक आप आधी आबादी को अपनी चुनावी रैलियों में बुलाना और सही तरीके से बुलाना सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, आप जातियों का समीकरण तो बिठा लेंगे, लेकिन महिलाएं जिसके साथ होंगी, आज का चुनावी माहौल बिल्कुल साफ है, महिलाएं जिनके साथ होंगी वही जीतेंगी। और वो महिलाएं जो न केवल साथ हो, बल्कि आपके चुनावी कार्यक्रमों में, आपकी चुनावी रैलियों में भी नजर आए। और जातियों का बिल्कुल आपने कहा, एक महिला नेत्री जिन्होंने अखिलेश यादव को घर घर पहुंचाया, आई लव अखिलेश यादव का कैंपेन चलाकर, उनके साथ उस तरह का व्यवहार किया गया कि आज वो कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया देख रही, जबकि समाजवादी पार्टी को सोशल मीडिया का एबीसी पढ़ाने वाली वही महिला नेत्री थी। और चूंकि वो सिर्फ ब्राह्मण, इसलिए उनकी बात सुनी नहीं गई, जबकि उनके पति समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, जिनका सरनेम यादव। तो इस तरह की चीजों पर अखिलेश यादव कितना रोक लगा पाएंगे, वो थोड़ा-सा उनको सोचना पड़ेगा कि वो आधी आबादी को अपनी पार्टी में किस तरह से जोड़ पाते हैं, किस तरह से तवज्जो दे पाते हैं, और तमाम जातियों का, नेताजी के शब्दों में, मुलायम सिंह यादव के शब्दों में कहूं तो तमाम जातियों का एक गुलदस्ता कैसे बना पाते हैं। उसके बिना आप एसआईआर रटते रहिए, ज्ञानेश कुमार रटते रहिए, चुनाव आयोग रटते रहिए, खेला होता है, लेकिन वो खेला 2-4-5% का होता है। तो अब अपनी लकीर इतनी बड़ी कर लीजिए ना कि चुनाव आयोग के खेले के बाद या कोई भी कुमार आ जाए उनके खेले के बाद भी आपके चुनावी नतीजों पर कोई फर्क ना पड़े। लेकिन इसके लिए आपको नए तरीके से राजनीति करनी होगी, समग्र तरीके से राजनीति करनी होगी, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से राजनीति करनी होगी, और दो टूक बात करना होगा कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल से कि भैया 6 महीने पहले तय कर लेते हैं कहाँ तुम लड़ोगे कहाँ मैं लड़ूंगा। 6 महीने पहले तय कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। और अगर तुम्हें डिप्टी सीएम भी चाहिए तो बता दो किसको डिप्टी सीएम बनाओगे, उसको डिप्टी सीएम भी हम घोषित कर देंगे। लेकिन ये तुम सुनिश्चित कर लेना कि वो उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कम से कम अपनी विधानसभा सीट तो जीत जाए। भाई बड़ी पार्टी है ना कांग्रेस पार्टी, तो ये तमाम चीजें सुनिश्चित करनी होगी। धीरे धीरे कांग्रेस का अस्तित्व भी समाप्त होना चाहिए। बहुत दिन इन्होंने भी किया है, कुछ दिन भाजपा को भी रहना चाहिए। ये हर आदमी ने थोड़े ही एक बीड़ा उठा लिया है कि आप जो चाहे वो करते जाएंगे, लोग जीतते जाएंगे और आप बदलते जाएंगे। निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। सरकार से सवाल होना अलग बात है, लेकिन सरकार से सवाल करना अलग बात है। लेकिन ये थोड़ी है कि आप कुछ भी कहोगे और लोग साथ खड़े रहेंगे। अब कहा 5 ही सीट तो बची है, 101 पर बीजेपी लड़ी है, 96 पे आगे हो गई। पूरा ये 5 और कहीं से हो जाए एडजस्ट, 101 ही हो जाए। AIMIM 6 पर है, हिंदुस्तान अवाम 5 पर है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा 6 पर लड़ी 4 जीत रही है, और राष्ट्रीय जनता दल अब 24 सीटों पर आ गया है। अपना पुराना इतिहास 25 वाला कम कर दिया हमने। आपको जब 22 शिव जी 22 वाला 22 वाला तोड़ देंगे, कम हो जाएगा 22 तोड़ वाला। देंगे, मैंने कहा रिकॉर्ड बनेगा इस बार। और ठीक भी है भाई साहब, इन पारिवारिक पार्टियों को अहंकार बहुत है, किसी से बात नहीं करेंगे, जो काम का आदमी है उसे अंदर नहीं घुसने देंगे, उसको बेइज्जत करेंगे, उसकी बातों में दम नहीं दिखेगी, तो लोग इन्हें हराने के लिए काम भी करते हैं। फिर मैं उत्तर प्रदेश को ही अगर देखूं तो अखिलेश यादव के पास जो चंगू मंगू पत्रकार घूमते रहते हैं, उनके अपने कब्जे में 2 आदमी नहीं होते, उन खुद का वोट का भरोसा नहीं है, वो किससे वादा करके आए हैं, कहां देंगे, और वो जमीन पर घूम के लहर बना देंगे। कल भी कई 3-4 पत्रकारों से बात हुई,
कह रहे थे एक तरफा जीत है। जिन्हें खुद ज्ञान नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, जिनकी अपनी समझ नहीं है, वोटर की नब्ज नहीं जानते हैं। भाई हमारी तो टीम गई नहीं थी, हमने तो जो सुना उस पर एक प्रोग्राम दिया था कि 130 सीटें जीत सकता है 35। मेरा अपना टीम तो गई नहीं, क्यों, मुझ पे इतने संसाधन है नहीं। लेकिन जो खबरें दे रहे थे वो अलग थी, जो रैलियां दिख रही थी वो अलग थी। अब एक बार फिर ये साबित हो गया कि अखिलेश यादव चुनाव का प्रचार करने गए बिहार में, बिहार भी हार गए। तो क्या कहा क्या जाएगा। अब इतने पर भी अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव आए और ये ना सोचें तो फिर इन्हें सोचना पड़ेगा। बीजेपी क्या है, बीजेपी कहीं हारती है तो 10 जगह, वो लोकसभा हारी, लोकसभा के बाद उसने अपने सारे कील कांटे दुरुस्त किए, चुनाव में दूसरे तरीके से उतरी। इनकी बदलाव क्या है, इनकी रणनीति क्या है। भाई झारखंड में महिला वोटर को जो पैसे भेजे गए उससे झारखंड में वापसी कर दी हेमंत सोरेन ने। बीजेपी ने 3 राज्यों में वापसी कर दी जहां सरकार थी। अब बंगाल में ममता बनर्जी ने दिमाग लगाया तो वापसी हो जाएगी, स्टालिन ने दिमाग। उत्तर प्रदेश में अखिलेश कैसे वापसी करें, क्यों, अखिलेश तो सत्ता में होंगे नहीं। बीजेपी फिर कुछ महिलाओं को दे देगी। अब तो खुला खेल फरक्काबादी है। तो इसको लेकर अखिलेश का तोड़ क्या होगा, अखिलेश कैसे लोगों के चहेते नेता बने। ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, सब वर्ग। अब सोशल मीडिया पर जो आपका समर्थक पत्रकार है वो सवर्णों को दिनों रात गालियां प्रदान करने का काम करता है, धार्मिक मुद्दों पर खुल के बोलता है। तो कई चीजें हैं। हालांकि आज इन सब चीजों का कोई मकसद नहीं है, ये मकसद फिर रहेगा। फिलहाल ये है कि अखिलेश के सामने अब चुनौती हो गई, ममता बनर्जी के सामने चुनौती है, स्टालिन के सामने चुनौती है। कैसे बचेंगे इनके किले, ये विचार करना पड़ेगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार।